हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पिछले साल क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। और ये देख रहे हैं आप, सामान्य अध्ययन का सॉल्व पेपर है, इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। जो भी क्वेश्चंस आए हैं पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट और जो भी एग्ज़ाम की डेट सही है उसके आधार पर जो ये प्रैक्टिस सेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज़ में जो पेपर 30 क्वेश्चंस आते हैं किसी भी ऑप्शनल पेपर्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे मेरिट बनती है। क्योंकि सब्जेक्ट में नॉलेज सभी को लगभग एक समान होती है, तो ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत सटीक होनी चाहिए कि आपका जनरल स्टडीज़ में जो 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसमें जो सिलेबस है वो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको व्यू देते हैं कि किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और कैसे दोनों के टाइम में डिसाइड करें और डिवाइड करें कि किस तरह से आपको अपने ऑप्शनल को समय देना है। और जनरल स्टडी चूँकि ब्रॉड हो जाता है, आपको इसमें पॉलिटी भी पढ़ना है, टीचिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, साथ ही जो भी शोध और उससे प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आईसीटी है, कुछ जनरल और एनवायरनमेंट है, ये सारी क्वेश्चंस सारे सेगमेंट से आपको मात्र 30 क्वेश्चन पूछे जाने। और क्या पूछा जाएगा ये आप बहुत ज़्यादा इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना टॉपिक वाइज पड़ेगा जो सिलेबस में दिया हुआ है। इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इसमें नंबर गेन करना। वहीं पे अगर आप ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल आपका चाहे जो हो, उसके साथ आपको ये जनरल स्टडीज़ वाले पार्ट पे फोकस करना ही करना है। जैसे आईसीटी है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और जो दूसरे पार्ट हैं, पॉलिटी है, जो भी सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी द्वारा उसको आप देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। 11/2021 में शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था और उसके ये 30 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है डलेन लिया, दूसरा है फुल्किया, तीसरा है सुकरचकिया और चौथा ऑप्शन है अहलूवालिया। तो इसका सही आंसर है सी, सुकरचकिया। इस मिस्र का नाम था सुकरचकिया, जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया था। और इसमें पहला मिसल था भंगी मिसल, दूसरा था निशानिया मिसल, तीसरा था रामगढ़िया मिसल, चौथा था नक्कई मिसल, पांचवा था अहलूवालिया मिसल, छठा था कन्हैया मिसल और सातवां था करोड़ा सिंधिया मिसल, आठवां था सुकर चकिया मिसल जिसमें इनका जन्म हुआ था, और नवा था दल्ले हवाला मिसल, 10वां था फिजुलपुरिया मिसल, 11 था फुल्किया मिसल और 12 था धनई मिसल। ये इस क्वेश्चन की डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स? इसका ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है डी ऑप्शन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका भी सही आंसर जो है सी है, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1999 1909। सी ऑप्शन 1909, इसको हम मार्ले मिंटो सुधार से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी और इसके द्वारा ही पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पूछे जाने का डायमेंशन ये बन सकता है। साथ ही दूसरे जो आपके भारत शासन अधिनियम रहे हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। जैसे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। और दूसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय हो गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक नया पद भारत सचिव का सृजित कर दिया गया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसमें
कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये इससे जुड़े तथ्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में थे बाल गंगाधर तिलक। 1880 ईस्वी में बीजी तिलक विष्णु शास्त्री चिपलूरकर आगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी? ये इंपॉर्टेंट है, पुणे में की थी। और इसी को बाद में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस हैं इसके लेखक। द इंडियन स्ट्रगल और इसका समय काल था 1920 से 42। भारतीय राष्ट्रवादी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह पुस्तक है जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 42 तक के इतिहास को इसमें समाहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम याद रखिएगा, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। किधर से किधर तक? पश्चिम से पूर्व का क्रम ये है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूर्व से पश्चिम पूछे, तो ध्यान रखिएगा, इसी को पलट दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है डंपा अभ्यारण्य मिजोरम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है वाल्मीकि रिजर्व बिहार, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान रखिए, सुमेलित नहीं है। तो उसी हिसाब से देखिए कि कौन सा सही है, तो एलिमिनेशन मेथड से आपका आसान हो जाएगा, जैसा कि वाल्मीकि रिजर्व जो है बिहार में है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश इसके आगे है, और गांधी सागर अभ्यारण्य राजस्थान लिखा हुआ है। तो कौन सा सही नहीं है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में ना होकर राजस्थान में है। इस तरह से इसका आंसर, जो सही आंसर है जिस तरह से पूछा गया है उसके अनुसार डी है, क्योंकि गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ना कि राजस्थान में। दंपा जो है वो मिजोरम में, यानी ये सही है। वाल्मीकि रिजर्व वाला बिहार में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों सही है, ये याद भी रखिएगा कि कौन सा सुमेलित है। में आगे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे, तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा कौन सा सही सुमेलित है। और साथ के साथ जो गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिनेंस मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा राज्य के सभापति होते हैं, या फिर वित्त मंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ए, लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर वह धन विधेयक है या नहीं, इसको जो निर्णय करते हैं अंतिम रूप से, जो उनके हाथ में जो भी अधिकार क्षेत्र है वो है लोकसभा अध्यक्ष का। और ऐसा अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया दी गई है उसमें ये दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के साथ इसको जोड़ा भी गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? पहला ऑप्शन एम.के. गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोतीलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है एम.के. गांधी ने ऐसी मांग की थी। महात्मा गांधी ने इसका सर्वप्रथम 1922 में स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग की थी। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने यह मांग की कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना चाहिए, और दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, नागरिकता संविधान का भाग 2, फंडामेंटल राइट संविधान का भाग 3। मूल अधिकार किस भाग में दिया गया है, ये सभी को पता होना चाहिए।
सारे भाग और कौन सी चीज किसमें है। नेक्स्ट ऑप्शन है मूल कर्तव्य किस भाग में है संविधान के। इसमें दिया गया है इसके सामने भाग 6। और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश संविधान का भाग इसको किस में वर्णित है। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपका मूल कर्तव्य किस भाग में है। नागरिकता तो भाग 2 में है, सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ये नहीं होगा ए। दूसरा मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में ही है, 12 से 35 तक के पूरे आर्टिकल जो हैं वो इस पर आधारित हैं। नेक्स्ट मूल कर्तव्य जो है वो 4A में है, यानी इसका जो आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी होगा, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है वो हमारे भाग 4A में है, ना कि 6 में। और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भाग 8 में है, ये सही सुमेलित है। तो आंसर हो गया आपका सी, जो सम्मिलित नहीं है, सी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 4A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। IMF का सदस्य कब बना है भारत। तो इसका सही आंसर ए है, 1945 में बना है भारत सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 जो सदस्य देश है 190वां वो अंडोरा बना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना कब की गई थी। तो 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र संघ के ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत इसका प्रस्ताव किया गया था। भारत IMF का सदस्य 27 दिसंबर 1945 को बना। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को इसका उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो उद्देश्य हैं उसमें पहला है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, और नेक्स्ट उद्देश्य है दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये वाला जो उद्देश्य है आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि IMF का उद्देश्य ये कैसे हो सकता है, सिर्फ व्यापार बढ़ाना ही होगा दूसरे देशों के साथ, क्योंकि अक्सर न्यूज़ में जैसे उसका आकलन किया जाता है IMF का उसके अनुसार, जबकि ये वाला उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला कथन केवल एक सही है, बी ऑप्शन में केवल 2 सही है, सी में दोनों के लिए कहा गया है, और डी में ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, बोथ कथन सही हैं, दोनों कथन आपके सही हैं। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है तथा यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह के तापमान को स्थिर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है 1986 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्शन प्लान कब से प्रारंभ हुआ था। ये 1986 से प्रारंभ हुआ था। और इसके अंतर्गत कुछ जो तथ्य हैं वो जान लेते हैं। गंगा एक्शन प्लान क्या है। यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा लाई गई थी। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये लाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा, एवं वन मंत्रालय। कब लाई गई थी, 1986 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य था जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना,
तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना। ये सारे इसके उद्देश्य थे। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो सरकार ने इसको 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दिया गया था। अगर हम नमामि गंगे के बारे में पूछें क्वेश्चन में कि नमामि गंगे कब से शुरू हुआ था, तो ये 2014 में, कंफ्यूज मत होइएगा। और राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया, ये इम्पोर्टेंट है इससे जुड़े हुए फैक्ट्स में। राष्ट्रीय गंगा परिषद तो 2016 में। सुमेलित करने में हो सकता है ये दे दिया जाए आपसे और पूछा जाए इसके आगे सन लिख कर कि कौन सा सुमेलित नहीं है या सुमेलित है, तो इस एस्पेक्ट्स में इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किए। वेब आधारित मंच है प्रतिबिंब, इसको कहाँ से शुरू किया गया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर, सही आंसर है कर्नाटक। इसको कर्नाटक से शुरू किया गया है। इसका नाम प्रतिबिंब है। एक ऐसा मंच है जिसमें इसके अंतर्गत सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा इस मंच के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से करंट के क्वेश्चन आते हैं। करंट में अगर आपको व्यू लेना है तो ऐसे पेपर करने के बाद ही आपको करंट का आधार मिलेगा कि करंट में आप कौन से टॉपिक को सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट बहुत ब्रॉड है और उसमें से क्या आप देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते, इतना समय नहीं रहता है कि हर एक चीज़ को आप ध्यान में रख सके, लेकिन बार बार रिपीट करने से काफ़ी चीज़ें याद रह सकती हैं आपको। जैसे युद्धाभ्यास जो है हमारे देश के दूसरे देशों के साथ जो होते हैं, युद्धाभ्यास हो गया। व्यक्तित्व में जो इंटरनेशनल रूप से कोई भारतीय हो, सेलेक्ट हुआ हो किसी चीज़ में, किसी संस्था द्वारा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, चाहे एनवायरमेंटल या इकोनॉमिक वाले या पॉलिटिकल, इन 3 डायमेंशन में आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशंस को, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, संगठन जैसे क्वाड है, ठीक है, सार्क है और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन है, जो चर्चा में रहे उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय हित निहित हो, ये एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने वाले हैं। वैसे ही पुरस्कार है, पुरस्कार, खेल से संबंधित समाचार, खेल से संबंधित, खेल जगत से जो भी स्पोर्ट्स में है, चाहे आपका टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, इसके जो वर्ल्ड लेवल के गेम होते हैं उसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनकी भूमिका, और उसी आधार पे कुछ अचीवमेंट्स के साथ कुछ खिलाड़ी होते हैं उनके बारे में ये आपको जानकारी रखनी होगी करंट से रिलेटेड। और भी एस्पेक्ट में हो सकता है, एनवायरनमेंट में और चीज़ों में कोई सबमिट हुआ हो लेटेस्ट में, और पेपर से पहले 1 साल का करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है। पहला ऑप्शन श्रीजा आकुला,
दूसरा मोनिका बत्रा, तीसरा मौसमी पाल, चौथा है अंकिता दास। तो इसका सही आंसर है श्रीजा अकुला को मिला है। फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? श्रीजा अकुला को मिला है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से एस्पेक्ट से आपको पेपर देखना चाहिए और किस किस एस्पेक्ट में आपको पढ़ना चाहिए करंट से रिलेटेड टॉपिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? पहला है प्रायोगिक शोध, दूसरा है मौलिक शोध, तीसरा क्रियात्मक शोध, चौथा है सर्वेक्षण शोध। इसका सही आंसर सी है, एक्शन रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में पढ़िएगा। इसमें से बहुत अंदर से क्वेश्चन अब आते हैं, तो रिसर्च के एस्पेक्ट में सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि रिसर्च के पहले स्टेप्स क्या होते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो स्टेप्स में लिए जाते हैं, शुरुआत कैसे होती है, कैसे उसका डिज़ाइन होता है, रिसर्च डिज़ाइन कैसे होता है, हाइपोथेसिस कैसे होता है, सर्वे कैसे होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक। और उसी तरह से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, मध्यम वृत्ति की माप में आप माध्य, मीन मीडियन मोड जिसको बोलते हैं, मीन मीडियन मोड, ये इसके सारे एस्पेक्ट आप देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, निश्चित क्षेत्र है जो जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक होता है अप्लाइड क्वेश्चन। जैसे हर एस्पेक्ट में आपको मिलेगा, वो ऑप्शनल, आपके ऑप्शनल में आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे आपका वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, XYZ, कोई भी आपका ऑप्शनल है, उसमें आपको एक होता है अप्लाइड पार्ट और एक होता है आपका जो स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक जो है वो कभी नहीं बदलेगा, जैसे कि थिंकर वाला पार्ट आपका कभी नहीं बदलेगा आपके ऑप्शनल में, किसी भी ऑप्शनल में। ज्योग्राफी में भी थिंकर्स होते हैं, पॉलिटी में भी थिंकर्स होते हैं, सोशियोलॉजी में भी थिंकर्स होते हैं। इनके द्वारा जो भी योगदान दिया गया है वो कभी नहीं बदलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी नहीं बदलेंगे, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ये काफ़ी कुछ आपका तैयार भी होगा, इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक। और बाकी जो पार्ट हैं उसको आपको बैलेंस करना है, जैसे कि आपको करंट बैलेंस करना है, 1 ईयर करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सारी स्ट्रैटेजी आपको अपने तैयारी के दौरान रखनी चाहिए। वापस हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चंस का भी आंसर रह गया है बताना, 16 नंबर क्वेश्चन में इसका सही आंसर है सी, एक्शन रिसर्च, यानी क्रियात्मक शोध। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में तात्कालिक व स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से खोजने का प्रयास किया जाता है। मौलिक शोध क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि इन्हें मूल अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान भी कहा जाता है, तथा इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों के द्वारा नवीन ज्ञान अर्थात नवीन सिद्धांतों, नवीन तथ्यों अथवा नवीन सत्यों को प्रतिपादित किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक शोध क्या होगा? जो पहले नहीं किया गया हो। नेक्स्ट है प्रायोगिक शोध क्या होता है? इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान वस्तुतः भावी परिस्थिति का आनुपातिक अध्ययन करके क्या होगा पर विशेष बल देता है, यानी क्या होगा, प्रश्न का उत्तर अगर कहीं से मिल रहा है तो वो हमारा कैसा अनुसंधान होगा, शोध होगा, वो प्रायोगिक होगा। फिर है सर्वेक्षण शोध। इसके अंतर्गत किसी घटना, समूह या परिस्थिति विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं आंकिक रूप से संग्रहित की जाती हैं एवं सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा विश्लेषित की जाती हैं। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को कहते हैं। पहला ऑप्शन है विदेशी आंकड़े, दूसरा है प्राथमिक आंकड़े, तीसरा ऑप्शन है सेकेंडरी डेटा, द्वितीय आंकड़े, और चौथा ऑप्शन है आपका तृतीयक आंकड़े। तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है बी, प्राथमिक आंकड़े। जब आप डायरेक्ट किसी से कोई चीज़ पूछताछ करके एकत्रित कर रहे हैं तो ये आपके द्वारा किया गया एफर्ट है, और जिसने आपको डेटा बताया
तो ये क्या होगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत आएगा। अपनी प्राथमिक विधि से आंकड़े एकत्र किए। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या है। ये वे समंक है जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। द्वितीयक आंकड़े वे समंक हैं जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है। अनुसंधानकर्ता उनको ही प्रयोग में लेकर अपना जो भी डेटा बनाता है वो उसको बेस बनाकर बनाता है। प्राथमिक आंकड़ों को कैसे एकत्रित किया जाता है उसकी कुछ विधियां हैं। इसमें है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरा है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से प्राप्त करना, चौथा है सूचना देने वाले से प्रश्नावली द्वारा, पांचवा है प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। इसका ऑप्शन है पहला छठी पंचवर्षीय योजना काल में, बी ऑप्शन है सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में, और सी है आठवीं पंचवर्षीय योजना काल में, और डी है नवीं पंचवर्षीय योजना काल में। तो इसका है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक कब आया, एक सांविधिक रूप में, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना आठवीं पंचवर्षीय योजना काल, इसका काल था 1992 से 97 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 17 अगस्त 1995 को इसकी जब अस्तित्व में आया, 95 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। इसका ऑप्शन है बी सिंथेसिस, संश्लेषण का। विचारों एवं कथनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल क्या कहलाता है, वो हमारा संश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 20 नंबर क्वेश्चन है, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विद रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो इसका सही जो आंसर है डी है। और डी क्यों है ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका, आंकड़ों का वितरण सामान्य है, प्रत्येक आंकड़ा स्कोर महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्यों डी है। मध्यांक की गणना के संदर्भ में प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है तथा आंकड़ों का वितरण सामान्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है। EICT से क्वेश्चन है, संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ है। तो फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। संगणक FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यह एक मानक नेटवर्क के प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP नेटवर्क पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है। एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट समय में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या। सी ऑप्शन है, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या। एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बैंडविड्थ को डेटा की मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे एक विशिष्ट समय में एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह बिट प्रति सेकंड के रूप में मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल
साइट नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है सी, याहू नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सभी क्या है, सोशल साइट्स हैं, जबकि याहू क्या होता है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक के भंडारक के संबंध में शब्द टीबी का अर्थ क्या होता है? टेराबाइट, टेराबिट, टेराबाइट, सॉरी पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है टेट्राबाइट, फिर दूसरा है टेराबिट, फिर चौथा है टेराबाइट, और चौथा ऑप्शन है टेट्राबाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, टेराबाइट। क्या पूछा है क्वेश्चन, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी, यानी जो टीबी लिखा होता है, जैसे केबी होता है, एमबी होता है, तो उसी तरह से धीरे धीरे जब भी मेमोरी का और ज़रूरत होती है हमें, तो उसका बड़ा जो मापक होता है वो क्या होता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होता है, वो टीबी होता है, टेराबाइट। और ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया भी है कि किलोबाइट को कैसे शो करते हैं और क्या लिखते हैं, एमबी को क्या लिखते हैं, जीबी को क्या कहते हैं हम, गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट, फिर टेराबाइट से बड़ा होता है पेंटाबाइट, पेंटाबाइट से बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा होता है जेटाबाइट, सबसे बड़ा क्या होता है, जेटाबाइट। ये क्वेश्चन के कई डायमेंशन हो सकते हैं इसमें से, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आईसीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है आजकल। आप समझ रहे हैं किसी भी चीज़ में, चाहे आप रिसर्च में या फिर टीचिंग फील्ड में, ऑनलाइन टीचिंग का स्कोप जो है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे इन सारी टेक्नोलॉजी का यूज और बढ़ रहा है, और उसके जो पाथ हैं, कैसे आपको पाथ बना के चलना है टीचिंग क्वालिटी में और साथ में यूज करके टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? पहला कीबोर्ड, दूसरा स्पीकर, तीसरा माउस, चौथा स्कैनर। तो कौन सा पूछ रहा है, आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, मॉनिटर, देखिए इसमें मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आएगा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आएगा, और स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आएगा। और इनपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, माइक्रोफोन आएगा, बारकोड रीडर आएगा, ये सब इनपुट डिवाइसेस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य, 26 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? इसका सही ऑप्शन है ए, थियोडोर भास्कर ने जीता है। थियोडोर भास्कर ने, जो एक लेखक भी हैं, एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको जीता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और ये 81 वर्ष के हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है इनका समर्पण देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये आपको पता होना चाहिए, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, क्योंकि अगर मृदा ना हो सही से तो हमें भोजन भी ना मिले। तो भारत में मृदा का जो प्रकार है वो 8 प्रकार है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसको इकार बोलते हैं, ICAR ने भारत की मृदा को 8 भागों में वर्गीकृत किया है, इन्होंने 8 भागों में बांटा है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी मृदा का प्रकार जो होता है वो कौन सा है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा पहला, दूसरा है लाल और पीली मृदा, पीली, तीसरी है काली मिट्टी, काली मृदा, 4th नंबर है लैटेराइट, लैटेराइट, 5वां नंबर है लवणीय एवं क्षारयुक्त, 6ठी है शुष्क एवं मरुस्थलीय, 7वीं है वनों की मिट्टी, वनों की मृदा, काली मृदा इसको बोलते हैं, वनों की काली मृदा, वनों की मृदा इसको बोलते हैं।
सॉरी बनू वाली मृदा इसको बोलते हैं। और 8वें नंबर पे है पीट एवं दलदली मिट्टी। ये 8 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मैरीटाइम समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 2021 में 98वां मनाया, यानी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था पौधों एवं जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किसे +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 समिट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो निम्नलिखित हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, दूसरा है जैविक विविधता संधि, तीसरा सभी प्रकार के वनों का प्रबंधन, संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि, चौथा घोषणा पत्र, 5वां एजेंडा 21 टिकाऊ विकास। और ये सभी क्वेश्चन से आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी डायमेंशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। इसका PDF आपको अवेलेबल होगा हमारे लर्निंग ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लर्निंग एप्लीकेशन है हमारा IS@Achievers Choice। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल में ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल्स फ्री है, वहाँ पे आपको काफ़ी फ्री मटेरियल्स मिल जाते हैं। एक स्थान पे आपको इग्नू के नोट्स भी हैं, वहाँ पे NCERT है, और भी जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट होता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अब हमारी कोशिश ये है कि इन वीडियोस को कॉन्टिन्यूटी में किया जाए। टाइम के अभाव में थोड़ी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि इन सबको टाइम देने के लिए काफ़ी पीसफुल टाइम चाहिए होता है। आपको नॉइज़ फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और प्ले स्टोर से आप हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, ताकि हम इस पर ध्यान देकर उसके लिए भी कंटेंट आपके लिए तैयार करवा सकें। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।